Assalamualaikum everyone. Today we'll take a quick overview of topic control account for O-level purposes. For O-level, there are two types of control account which we need to study: sales ledger control account and purchase ledger control account. Sales ledger control account is prepared for controlling sales ledger which contains all debtors account. यानी जितने आपके receivables account होते हैं उनको control करने के लिए हम prepare करते हैं sales ledger control account. And purchase ledger control account is prepared for controlling purchase ledger which contains all creditors account. स्पेसिफिकली इन दो लेजर्स को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पार्टीज अकाउंट होते हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स, और इसमें कोऑपरेशन चांसेस होते हैं कि आपका स्टाफ कोऑपरेट कर जाए आपके क्रेडिटर्स और डेटर्स से टू ओवर स्टेट पेएबल फिगर और टू अंडर स्टेट रिसीवेबल फिगर. तो स्पेसिफिकली इन दो एरियाज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. और कुछ सेकेंडरी पर्पसेस भी हैं जो मैं आगे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ. Like the purpose of preparing control account, the main purpose is number one to detect fraud and errors, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अगर रिसीवेबल और पेबल अकाउंट्स में फ्रॉड और एरर्स को इन टाइम ना डिटेक्ट किया गया तो लॉन्ग रन में एक परमानेंट लॉस सिचुएशन आपके लिए बन सकती है. टू गेट टोटल ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल फिगर इंस्टेंटली, बहुत दफ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए रिसीवेबल और पेबल फिगर रिक्वायर होते हैं फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट. अब आपका जो सेल्स लेजर और परचेज लेजर है वहाँ पर तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं रिसीवेबल्स और पेबल्स की. अगर आप कहें जी टोटल रिसीवेबल और पेबल फिगर में चाहिए तो आप उन सारे अकाउंट से बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, फिर टोटल बनाएंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो इंस्टेंटली आपको कंट्रोल अकाउंट से टोटल रिसीवेबल और पेबल फिगर मिल सकता है फॉर डिसीजन मेकिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थ्री, टू ईज आउट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स प्रेपरेशन. फाइनल अकाउंट्स में भी आपको अंडर करंट एसेट टोटल रिसीवेबल फिगर चाहिए होता है, अंडर करंट लायबिलिटीज टोटल पेएबल फिगर चाहिए होता है क्रेडिटर्स का. वहाँ आपको इंडिविजुअल डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस नहीं रिक्वायर होते. तो अगर आपको टोटल फिगर रिक्वायर्ड है तो आपको कोई ऐसा अकाउंट चाहिए जो आपको टोटल फिगर प्रोवाइड कर सके फॉर फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, और ये पर्पस कंट्रोल अकाउंट सर्व करते हैं. इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में भी आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ रिसीवेबल और पेबल का एक एक फिगर होता है. इंडिविजुअली आप हर क्रेडिटर और डेटर को लिस्ट डाउन नहीं करते. इवन एलिमेंट्री लेवल पे शायद आपने ऐसा किया हो, अगर आप क्लास नाइन्थ में इस वक्त हैं ओ लेवल्स के, तो एलिमेंट्री लेवल पे तो इसी तरह कराया जाता है कि सारे क्रेडिटर्स और डेटर्स को बाय नेम आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं. लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता. यू ओनली हैव वन फिगर फॉर रिसीवेबल, वन फिगर फॉर पेबल इन ट्रायल बैलेंस, एंड दैट वन सिंगल फिगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंट्रोल अकाउंट. जून 2022 क्वेश्चन नंबर जून 2022 पेपर वन जो ओ लेवल्स का था उसमें एक क्वेश्चन आया था जो मैं अभी आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, वाई इज अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूजली प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेंबर ऑफ स्टाफ देन द पर्सन हु मेंटेन्स सेल्स लेजर. इसका आंसर था टू डेटर फ्रॉड. देखें, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हो या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हो, ये वो स्टाफ मेंबर नहीं प्रिपेयर करता जो आपका मेन लेजर प्रिपेयर कर रहा होता है. इसके लिए समबडी फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ सम डिस्टिंक्ट पर्सनल इज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर दीज अकाउंट, वरना कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश होगा. ठीक है, तो जो पर्सनल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है उसका मेन पर्पस होता है टू डेटर फ्रॉड. क्योंकि अगर आपका कोई पर्सन जो सेल लेजर या परचेज लेजर प्रिपेयर कर रहा है वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से कोई काम करता है तो डेफिनेटली अगर उसी को आप कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करने को देंगे तो अपने फ्रॉड को नहीं डिटेक्ट होने देगा. तो इसका आंसर था ए. लेकिन आप इसमें गौर करें तो आंसर नंबर बी भी ठीक है. अगर आप सिर्फ पर्पस की बात करें, टू लोकेट एरर्स, सी टू प्रोवाइड एन इंस्टेंट टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, डी टू स्पीड प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये ऐसा ट्रिक क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्शन ए से लेकर डी तक सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ा कि यहाँ पे उनका वाई इज इट प्रिपेयर बाय डिफरेंट डिफरेंट मेंबर ऑफ स्टाफ, तो उसके लिए स्पेसिफिक आंसर ए है टू डेटर फ्रॉड. क्योंकि एरर्स आ जाएं या इंस्टेंट रिसीवेबल पेबल फिगर चाहिए या फाइनेंशियल अकाउंट की स्पीडी प्रोडक्शन चाहिए, इन सब के लिए स्टाफ अलग करना मेन पर्पस नहीं होगा. ये सेम स्टाफ भी कर सकता है. लेकिन फ्रॉड वो चीज़ है जो अगर एक स्टाफ मेंबर कमिट कर रहा है तो वो अपना फ्रॉड नहीं डिटेक्ट होगा अनटिल अनलेस सम अदर पर्सन विल डू द जॉब. अच्छा जी, लिमिटेशन पे आते हैं. टाइप्स हो गया, पर्पस हो गया, देन कम्स लिमिटेशन. एनी एरर इन डे बुक और जर्नल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय कंट्रोल अकाउंट. ये इसकी लिमिटेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डे बुक लेवल पे या जर्नल लेवल पे कोई
एरर आपसे कमिट हो गया है या वो पर्सन जो उन बुक्स को प्रिपेयर कर रहा है उससे कोई एरर हो गया, तो ये एरर कंट्रोल अकाउंट नहीं डिटेक्ट कर सकते। ये एरर जिस तरह से लेजर में जाएंगे आपके, उसी तरह कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे। तो राइट नाउ हमने ये देख लिया कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल अकाउंट विच नीड टू बी स्टडीड। पर्पसेस आर इंपॉर्टेंट, यू शुड नो स्पेसिफिकली दीज थ्री पर्सन पर्पजेज, क्योंकि अभी आपने देखा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन में इन्हीं में से क्वेश्चन एक बन गया था पेपर 1 में। और लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे समझ में आएगी कि लिमिटेशन इस तरह से क्यों है। अब ये कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, जो अगला इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये है कि कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करेगा, किस तरह से आप अपने लेजर्स को कंट्रोल करेंगे। देखिए, इंडिविजुअल एंट्रीज इन जर्नल आर पोस्टेड टू सेल्स और परचेज लेजर, whereas their totals are recorded in control accounts. Control accounts are prepared by personnel distinct from the ones preparing debtors and creditors account. देखिए, अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 डे बुक्स रखी हैं, 3 जर्नल्स रखी हैं, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल एंड कैश बुक। देखिए, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है क्रेडिट सेल्स। अगर आपके 3 कस्टमर्स हैं ए, बी और सी, अगर आपने उनको क्रेडिट सेल्स की हैं $30, $20 और $10 रिस्पेक्टिवली, तो ये इस तरह से लिस्ट बनेगी और टोटल आ जाएगा 60। सेल्स रिटर्न जर्नल जहाँ क्रेडिट सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होती हैं, वहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि अगर डेटर बी जो है आपका, कस्टमर बी, उसने $5 की गुड्स रिटर्न बैक किया और कस्टमर ए ने $10 की गुड्स रिटर्न बैक किए, तो ये इस तरह सेल्स जर्नल में टोटल आ गया 15। फिर हमने एग्जाम्पल ली कैश बुक की। कैश बुक में आपकी रिसीट्स और पेमेंट्स ऑफ कोर्स रिकॉर्ड होती हैं, इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड होता है। अगर कैश बुक में 3 रिसीट्स हैं फ्रॉम कस्टमर ए $10, कस्टमर बी $8 एंड कस्टमर सी $5 और टोटल 23 है। अब आपके पास जो सेल्स लेजर है, जहाँ पे कस्टमर ए का अकाउंट होगा, कस्टमर बी और कस्टमर सी, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सेल कस्टमर ए अकाउंट में आप उसकी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे $30, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे $10, जो उसने पेमेंट की $10 और क्लोजिंग बैलेंस उसका आ गया $10। फिर कस्टमर बी है, उसको आपने सेल्स की 20, वो रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न 5 और इसी तरह से उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 7। देन कस्टमर सी, इन 3 कस्टमर्स के आपके अकाउंट हैं जहाँ पे हमने डे बुक से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पिक करके पोस्ट करके उनको बैलेंस कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको टोटल रिसीवेबल बैलेंस चाहिए फ्रॉम सेल्स लेजर, तो आप इस तरह की एक लिस्ट बनाएंगे। कस्टमर ए क्लोजिंग बैलेंस $10, बी क्लोजिंग बैलेंस 7, सी 5 एंड टोटल 22। इसी चीज़ को अगर आप इस एरिया को कंट्रोल करना चाहेंगे, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप बनाएंगे एक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सेपरेटली, जिसका फॉर्मेट 100% वही होगा जो एक इंडिविजुअल डेटर अकाउंट का होता है। हमेशा रखिएगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट 100% वही होगा जो एक इंडिविजुअल डेटर अकाउंट का होगा। सिमिलरली, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट 100% वही होगा जो एक क्रेडिटर अकाउंट का होगा। देखिए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमने उसी फॉर्मेट पे चीज़ें प्लेस की, बस फ़र्क ये किया कि हमने डे बुक से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस नहीं पिक की, डे बुक टोटल्स पिक किए। यानी सेल्स जर्नल का जो टोटल फॉर द पीरियड था, मंथ के एंड में बनाए या 6 मंथ के, ईयर के एंड में, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते हैं। तो आपने पिक किया 60 टोटल और आपने प्लेस किया उसी पोजीशन पे जहाँ पे आपने एक इंडिविजुअल डेटर अकाउंट पे सेल्स को प्लेस किया था। बस फ़र्क है यहाँ पे आपने टोटल प्लेस कर दिया। इसी तरह सेल्स रिटर्न का टोटल आपने क्रेडिट साइड पे पिक कर दिया, प्लेस कर दिया, और कैश बुक का टोटल यानी जो रिसीट टोटल है वो भी आपने क्रेडिट साइड पे प्लेस कर दिया, और अब आपका फाइनल टोटल आ गया $22। ठीक है। अब चेक कैसे होगा? आपने ये जो 3 अकाउंट्स बनाए हुए थे सेल्स लेजर की, इसकी आपने बैलेंसेस की लिस्ट यहाँ प्रिपेयर की और उसका टोटल आया $22। उसी डे बुक से आपने टोटल्स पिक किए और उससे बनाया कंट्रोल अकाउंट, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? $22। अगर 22 सेम है तो इसका मतलब सिचुएशन टैलीड है एंड देयर इज़ नो मिस्टेक, देयर इज़ नो एरर। ठीक है। लिमिटेशन क्या आपको बताई थी कि अगर डे बुक लेवल पे कोई एरर हो गया तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। खुद आप देख लें कि देखें, सेल्स लेजर हो या कंट्रोल अकाउंट हो, दोनों का जो सोर्स है वो डे बुक है। अगर डे बुक में कोई मिस्टेक हो जाए, फॉर एग्जांपल जो आपने सेल्स रिकॉर्ड की हुई ए को $30 की, अगर आप गलती से 30 को 40 एंटर कर देंगे तो वो 40 इधर भी जाएगा ए के अकाउंट में, और वही 40 टोटल में शामिल होकर टोटल को 70 बनाएगा और वो 70 इधर जाएगा। तो अगर कोई डे बुक लेवल पे आप एरर कर देंगे तो वो कंट्रोल अकाउंट पे आपके एज इट इज़ जाएगा। लेकिन एक टाइप एरर का ऐसा है जो अगर आप डे बुक लेवल पे करें तो वो आपके लेजर को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करेगा, और वो कौन सा एरर है? वो है कास्टिंग एरर यानी टोटलिंग एरर।
फॉर एग्जाम्पल सेल्स जर्नल में जिस तरह ट्रांजेक्शन हमने लिखी हुई 30 20 10 ये ऐसी लिखी हो, बाय मिस्टेक टोटलिंग करते हुए हम 60 के बजाय 70 इसको टोटल अप कर लेते हैं और यहाँ 70 प्लेस कर देते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल में, तो ये वो एरर होगा जो कंट्रोल अकाउंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन आपके सेल्स लेजर में वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स लेजर में तो इंडिविजुअल सेल्स आप पिक करके पोस्ट करेंगे $30 20 10, टोटल तो सिर्फ आपको कंट्रोल के लिए चाहिए। तो अगर कोई टोटलिंग के पॉइंट पे आप एरर कर देंगे तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को इफेक्ट करेगा, आपके इंडिविजुअल लेजर को नहीं करेगा। तो ये भी एक आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कोई एरर हो सकता है जो सिर्फ कंट्रोल को अफेक्ट करे और आपके इंडिविजुअल लेजर्स को ना अफेक्ट करे। ओके, हम प्रोसीड करते हैं। नाउ ऑन पेज 2 देयर इज अ कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखिए, अगर आप इस फॉर्मेट को गौर करें, ये 100% सेम एज डेटर अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिखा हुआ है, सेल्स अपनी पोजीशन पे है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड अप हुई हैं जो शायद आप इनिशियल लेवल पे आपने नहीं पढ़ी। फॉर एग्जांपल डिसऑनर्ड चेक, ठीक है, अगर आपके कस्टमर का चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो आप उससे जो अमाउंट रिसीव किया होता है उस ट्रांजैक्शन को आप रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और आप अपने डेटर को डेबिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो इसलिए डिसऑनर्ड चेक आपको डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। इसी तरह से रिफंड है, देयर आर सर्टेन सिचुएशन अंडर विच यू हैव टू रिफंड बैक टू योर कस्टमर एनी अमाउंट। तो रिफंड की ट्रांजैक्शन क्या होगी? बैंक क्रेडिट, कस्टमर डेबिट। तो इसीलिए हमने कस्टमर की जगह सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिफंड को डेबिट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेट बेसिकली वो अमाउंट होता है जो आप अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं फॉर लेट पेमेंट। अगर आपका कस्टमर लेट पेमेंट करता है तो एट टाइम्स हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो इंटरेस्ट हम उस कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं टू एनहांस हिज बैलेंस। तो ऑफकोर्स अगर कोई चीज़ एक कस्टमर अकाउंट पे डेबिट साइड पे आती है तो वो यहाँ भी। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप फॉर्मेट को ज़्यादा माइंड पे सवार नहीं करें, फॉर्मेट को प्रॉब्लम ना बनाएं। फॉर्मेट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का 100% वही होता है जो डेटर अकाउंट का होता है। अगर आप कभी कोई चीज़ की भूल भी जाएं पोजीशनिंग, तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल डेटर के साथ होगी तो ये किस तरह से होगी, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट होगा या बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट होगा। आपने सिर्फ डेटर अकाउंट की पोजीशन चेक करनी है और उस पोजीशन पे आपने जाके लिख देना है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो रादर देन आप फॉर्मेट को बाय हार्ड लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जाम पर्पजेज के लिए कर लें, अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो कभी भूलेंगे भी तो आपको चीज़ याद आ जाएगी। Okay, so on debit side we have sales, we have dishonored check, we have refund, we have interest on overdue debt. On credit side we have bank जो कस्टमर पेमेंट करेगा, वो आप बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट करते हैं तो बैंक आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, अगर कोई बैड डेट्स हैं आपके सिस्टम में तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो जितने बैड डेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर लाकर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल अकाउंट में ये सारी ट्रांजैक्शंस के टोटल्स आएंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव डे बुक्स, ठीक है। इसमें सेल्स जर्नल भी इन्वॉल्व हो सकती है, सेल रिटर्न जर्नल भी हो सकती है, कैश बुक भी हो सकती है, और सर्टेन ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल से भी आपके पास आएंगी। फॉर एग्जांपल बैड डेट विल कम फ्रॉम जनरल जर्नल डेफिनेटली। अच्छा, इस तरह से कुछ नई चीज़ें भी आई हैं, परचेज लेजर कॉन्ट्रा, ठीक है। कॉन्ट्रा भी हम आगे डिस्कस करेंगे एज अ सेपरेट थिंग कि कॉन्ट्रा क्या है, लेकिन अभी आप सिर्फ यहाँ पे इसकी पोजीशन देख लें। इसके अलावा नॉर्मल एबनॉर्मल बैलेंस, ये भी दो एरियाज हैं जो ज़रा सा आपको प्रॉब्लम करेंगे कि एक वक्त में दो बैलेंसेस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम आगे क्लियरली डिस्कस करेंगे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो फॉर्मेट है ये 100% सेम होता है एज ऑफ एनी क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, परचेजेस आएंगी, रिफंड्स आएंगे, डिसऑनर चेक आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू। अब इंटरेस्ट जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा क्योंकि आप कस्टमर हैं और परचेज लेजर आप बनाने अपने क्रेडिटर के लिए, अपने सप्लायर के लिए, तो समटाइम आपकी डिलेड पेमेंट पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह डेबिट साइड पे पेमेंट्स आएंगी आपकी, परचेज रिटर्न आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा, सेल्स लेजर कॉन्ट्रा आएगा। और यहाँ भी आप देखें दो क्लोजिंग बैलेंस हैं, जो क्रेडिट बैलेंस के लिए कैरी डाउन है डेबिट साइड पे वो नॉर्मल है, और जो क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन आ रहा है यानी डेबिट बैलेंस कैरी डाउन जो आ रहा है वो एबनॉर्मल बैलेंस है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली एबनॉर्मल बैलेंसेस आर एंड कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स। तो फिलहाल आप इन फॉर्मेट्स को देख लें, ये 100% सेम होते हैं एज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आइडेंटिकल टू डेटर अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आइडेंटिकल टू क्रेडिटर अकाउंट, जो भी मैंने आपसे बात की है। ओके जी,
Next, we need to discuss the area contra settlements. That what are contra settlements? When a person is your customer and supplier at the same time, both sales and purchase ledger contains account for that party, and it is a common practice to write off the account with less balance and adjust the higher one. देखिए कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स जब होती हैं जब एक ही पर्सन आपका कस्टमर भी हो और आप सप्लायर भी हो एट द सेम टाइम, तो इस सूरत में उसका एक अकाउंट होगा सेल्स लेजर में और एक अकाउंट होगा परचेज लेजर में। तो ये एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है सॉरी, और एक बड़ी प्रूडेंट सी अप्रोच है कि आप उनमें से एक बैलेंस को राइट ऑफ कर दें जो कि लोअर वन हो और हायर वन को एडजस्ट कर दें। वरना अगर आपने किसी को $10 देने और उसने आपको $20 देने, तो आप ये तो नहीं करोगे पहले आप उसको 20 दोगे फिर वो आपको 10 देगा। आप यही कहोगे कि 10 जो लोअर अमाउंट है उसको एडजस्ट करके जो रिमेनिंग 10 है वो या तो हम दे दें या आप दे दें, जिस तरह भी उसका सिचुएशन हो उसको हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसको हम वन साइडेडनेस के साथ ही चलेंगे, हम कभी भी टू वे अकाउंट को लेके नहीं चलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड इज योर कस्टमर एंड सप्लायर एट द सेम टाइम। तो ए लिमिटेड का एक अकाउंट होगा सेल्स लेजर में और एक अकाउंट होगा परचेज लेजर में, जो कुछ इस तरह की लुक होगी। अगर सेल्स लेजर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल 50 है, ओपनिंग नहीं इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन में लिख रहा हूँ। अगर ए लिमिटेड अकाउंट में बैलेंस $50 है अंडर सेल्स लेजर और परचेज लेजर में $30 बैलेंस है, यानी आपने ए लिमिटेड से रिसीव करने हैं $50 और उसको पे करने हैं 30, तो आप क्या करेंगे $30 जो स्मॉलर अमाउंट है उससे कॉन्ट्रा की एंट्री पास करेंगे। और किस तरह पास करेंगे? आप परचेज लेजर में जो ए लिमिटेड का अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे 30 से और सेल्स लेजर में क्रेडिट कर देंगे, ताकि परचेज लेजर अकाउंट $30 से क्लोज हो जाए, यानी अब आपको उसको कुछ पे नहीं करना और जो रिसीवेबल बैलेंस है 50 का वो 30 से एडजस्ट होकर 20 पे आ जाए। क्योंकि अगर आपने 50 रिसीव करने और 30 पे करने हैं तो प्रूडेंट अप्रोच यही है कि आप 50 रिसीव करके 30 पे ना करें, आप उससे 20 रिसीव कर लें जो नेट अमाउंट है और मामले को ख़त्म कर दें। तो कॉन्ट्रा सेटलमेंट की हमेशा एंट्री यही होती है कि आप सेल्स लेजर में जो कस्टमर अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं, परचेज लेजर में जो सप्लायर अकाउंट होता है उस पार्टी का उसको डेबिट करते हैं विद द सेम अमाउंट। अमाउंट कौन सा पिक करते हैं? जो स्मॉलर होता है, ताकि वो एक साइड कैंसिल ऑफ हो जाए और सेकेंड साइड एडजस्ट हो जाए। अब ऐसी जितनी कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स आपके सिस्टम में होती है, फ़र्ज़ करें आपके पास 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपके सप्लायर्स भी हैं और आप उनकी कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स कर रहे हैं लेजर्स में, तो उनका जो टोटल होगा कॉन्ट्रास्ट का, जितने 8-10 आपने कॉन्ट्रास्ट किए होंगे वो टोटल आपका कंट्रोल अकाउंट में उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पर अभी आपने यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री देखी है। द टोटल ऑफ ऑल सच कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स इज पोस्टेड टू कंट्रोल अकाउंट। तो कॉन्ट्रा से घबराने की ज़रूरत नहीं, कॉन्ट्रा सेटलमेंट एक नॉर्मल एंट्री है और हमेशा याद रखें कि कोई भी एंट्री जो इंडिविजुअल डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में पॉसिबल है उसका पीरियड टोटल आपको उसी पोजीशन पे जाके कंट्रोल अकाउंट में लिखना है। ठीक है, बस ये आप अपनी अप्रोच ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, बाकी सब आपका मामला क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मल बैलेंसेस। देखिए एबनॉर्मल बैलेंस हम उस सिचुएशन को कहते हैं जहां परचेज लेजर में आपके किसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाए, यानी क्रेडिटर को पेबल के बदले रिसीवेबल बैलेंस आ जाए और डेटर को रिसीवेबल के बदले पेबल बैलेंस आ जाए। क्रेडिट बैलेंस इन एनी सेल लेजर अकाउंट और डेबिट बैलेंस इन एनी परचेज लेजर अकाउंट। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू एरर। आपने कोई रिकॉर्डिंग में ऐसा एरर कर दिया है जिससे बाय मिस्टेक आपका बैलेंस जो है वो डेबिट के बदले क्रेडिट हो गया या क्रेडिट के बदले डेबिट हो गया। एरर्स आर ऑलवेज पॉसिबल 12। और उसके अलावा जो बहुत कॉमन रीज़न है वो है ड्यू टू गुड रिटर्न एंड रिफंड ड्यू। अगर आपके कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न बैक किए हैं और वो उनकी पेमेंट भी कर चुका है पहले, तो डेफिनेटली आप उसको रिफंड ओ करेंगे और जब तक आप उसको रिफंड नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर डेटर यानी उस पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आता रहेगा। इसी तरह कभी कभी आप अपने सप्लायर को पेमेंट भी कर देते हैं और बाद में गुड्स रिटर्न बैक भी करते हैं, तो अब सप्लायर को पेएबल के बदले रिसीवेबल बैलेंस आ रहा होगा आपके पास और जब तक वो आपको पे ऑफ क्लियर ऑफ नहीं करता वो डेबिट बैलेंस मौजूद रहेगा। अब ये एग्जाम्पल एक है सेल्स लेजर की, कि देखिए सेल्स लेजर जो है इसमें ये सी के लिमिटेड का अकाउंट है। आपने उसको सेल्स की $100 की और आपने उसको पेमेंट उसने आपको पेमेंट करी $80 की। ठीक है, आपने सेल्स की 100 की, उसने आपको पे ऑफ किया $80, फिर बाद में उसने गुड्स रिटर्न बैक भी कर दिए $50 के। तो अब इस सिचुएशन में आप उसको ओ बैक करते हैं $30। ठीक है, तो ये सी के लिमिटेड के अकाउंट में $30 का एबनॉर्मल बैलेंस रहेगा।
दिस बैलेंस एग्जिस्ट एज रिफंड वॉज ड्यू टू सीके लिमिटेड, ठीक है, सीके लिमिटेड को आप रिफंड ड्यू करते हैं। अच्छा, such abnormal balances in sales and purchase ledger are aggregated and posted to control account. After they are posted, normal balances are computed. देखिए इस तरह की हो सकता है 4 या 5 सिचुएशंस आपके पास हो जहां एबनॉर्मल बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपने करना सिर्फ ये है कि इन एबनॉर्मल बैलेंसेस को टोटल करके इनको प्लेस कर देना है रिस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट में। जितने सेल्स लेजर के एबनॉर्मल बैलेंस हो वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएंगे, जितने परचेज लेजर के एबनॉर्मल बैलेंसेस होंगे वो परचेज लेजर में आएंगे। अब दो बैलेंसेस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं एक टाइम पे? इसका तरीका ये होता है कि आप पहले एबनॉर्मल बैलेंस को पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब भी कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं अगर एबनॉर्मल बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो आप उसका कैरी डाउन अपनी जगह पर पहले प्लेस करके उसके बाद नॉर्मल बैलेंस कंप्यूट करते हैं। कभी भी याद रखिएगा एबनॉर्मल बैलेंस हमेशा आपको बताया जाएगा, नॉर्मल बैलेंस आपको कंप्यूट करना होगा जैसे आप नॉर्मली करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Please remember that any transaction which appears in any sale ledger account or purchase ledger account is positioned in respective control account also in aggregate. असल चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो किसी क्रेडिटर या डेटर अकाउंट में इंडिविजुअल हवाले से आती है वही उसी पोजीशन में एग्रीगेट मैनर में कंट्रोल अकाउंट में आती है, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूंगा कंट्रोल अकाउंट का उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वेरी सून इंशाल्लाह। तो उसको आप देखेंगे तो ये एबनॉर्मल बैलेंस सिचुएशन है, कॉन्ट्रा है या इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेट्स हैं, तो ये सारे मैटर्स आपके फर्दर क्लियर हो जाएंगे। ये एक सिर्फ क्विक ओवरव्यू था ताकि आप रिवाइज कर सकें कि कंट्रोल अकाउंट में जो सिलेबस में आपके एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें आपने स्टडी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।